दोस्तों, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि कैसे खाना बदोश जिंदगी गुजारने वाला काई कबीला कैसे एक मजबूत सल्तनत उस्मानिया में तब्दील हो जाता है और किस तरह यूरोप के कोसोवो मैदान पर हुए सलीबी जंग में यूरोपी जनरल लाजार और उस्मानी सुल्तान मुराद दोनों की जानें चली जाती है। आज हम देखेंगे कि तैमूर लंग से शिकस्त खाने के बाद उस्मानी सल्तनत दोबारा कैसे उठती है और कैसे यह सल्तनत मक्का, मदीना, शाम, मिस्र और अफ्रीकी देशों तक फैल जाती है। कैसे उस्मानी सल्तनत के हुक्मरान सुल्तान से खलीफा बनने लगते हैं, तो ये सब देखेंगे ऑनलाइन एजुकेशन इरा के ऑटोमन एम्पायर सीरीज पार्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सन 1390 में सुल्तान मुराद की मौत के बाद उसके बेटे बायजीद अव्वल ने अपने छोटे भाई याकूब का कत्ल करवाकर सल्तनत उस्मानिया का नया हुक्मरान बन जाता है और अब इसका मुकाबला होता है तैमूरी सल्तनत के बादशाह तैमूर लंग से। तैमूर लंग जंगजू और जाबाज योद्धा था, उसे जंग में महारत हासिल थी। उज्बेकिस्तान के समरकंद से उठने वाली ये तैमूरी सल्तनत बहुत तेजी से रूस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अजरबैजान, इराक और शाम से होते हुए तुर्की की सरहदों तक पहुंच चुका था। जंग में महारत हासिल होने के साथ साथ इसने खौफ को अपना असल हथियार बनाया। तैमूर लंग अपने दुश्मन को हराने के बाद उस शहर में रहने वाले हजारों लाखों शहरियों का सर कलम करवा देता या फिर उन्हें जिंदा जमीन में दफन करवा देता और फिर शहर को जलाकर खाक कर देता या फिर जलती आग में लोगों को फिकवा देता था। सन 1401 में तैमूर लंग ने सल्तनत उस्मानिया के शहर सिवास पर कब्जा कर लिया और सुल्तान बायजीद के बेटे सहित करीब 4000 से अधिक शहरियों को किले में जिंदा दफन करवा दिया। तो अब सुल्तान बायजीद और तैमूर लंग के बीच जंग होना तय था। सन 1402 ईस्वी में अंकारा के मैदान में एक तरफ तैमूर लंग अपने 1.5 लाख लश्कर के साथ तो दूसरी तरफ सुल्तान बायजीद अपने 70,000 फौज के साथ आमने सामने थे। ये जंग उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर दो सल्तनतों के बीच की जंग थी, जिसमें फतह तैमूर लंग को हासिल होती है और इस जंग में सुल्तान बायजीद को कैद कर लिया जाता है और कुछ ही महीने में कैद में ही सुल्तान की मौत हो जाती है। इधर 1405 में तैमूर लंग की भी मौत हो जाती है। बायजीद के 4 बेटे थे, मोहम्मद अव्वल, सुलेमान, ईसा और मूसा। बायजीद के मरने के बाद सल्तनत उस्मानिया इन चारों के बीच 4 भागों में बंट गई, जिससे इनके बीच जंग शुरू हो जाती है, जिसमें मूसा और सुलेमान मारे जाते हैं और ईसा सल्तनत उस्मानिया छोड़कर भाग जाता है और आखिर में मोहम्मद अव्वल बचता है, जो सल्तनत उस्मानिया का नया हुक्मरान बनता है। मोहम्मद अव्वल ने सल्तनत उस्मानिया के बिखरे टुकड़ों को फिर से एक किया और सल्तनत उस्मानिया का इतिहास लिखवाना शुरू किया। सन 1421 में सुल्तान मोहम्मद अव्वल की मौत हो जाती है और अब उसका बेटा मुराद द्वितीय सुल्तान बनता है। मुराद ने अपनी फौज में बंदूक और तोपों को शामिल कर लिया, जिससे उसकी फौज अब और भी मजबूत हो चुकी थी। उसने सल्तनत उस्मानिया से बगावत करने वाली रियासतों को कुचलना शुरू किया और अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया और अब उसकी नजर हजारों साल से चली आ रही रोमन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया पर थी। इस किले को फतह करने के लिए कई बादशाहों ने अपनी ताकत आजमाई, लेकिन सभी को हार का सामना करना पड़ा। यूरोप में मशहूर था कि जो भी कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा वही पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। इसलिए इस शहर को फतह करने के लिए हुक्मरानों ने जी जान लगा दिया। उस्मानियों ने भी कई बार इस किले को फतह करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 1000 साल पहले कुस्तुनतुनिया शहर को रोमन एम्पायर के शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट ने आबाद किया और इस शहर को अपनी राजधानी बनाया। यूरोप और एशिया के बीच स्थित ये किला
तीन तरफ से समंदर से घिरा हुआ था। इसके एक तरफ बास्फोरस सागर तो दूसरी तरफ सी ऑफ मरमरा और ऊपर की तरफ गोल्डन हॉर्न का पानी था। इस शहर का सामने वाला भाग स्थल से जुड़ा हुआ था, जिसके आगे एक खंदक और 3 ऊंची दीवारें थी। तीसरी दीवार की ऊंचाई 100 फीट से भी ज्यादा थी। बेसिकली इस शहर को जंग के नजरिए से ही बनाया गया था। उधर इस किले को फतह करने का ख्वाब देखने वाले सुल्तान मुराद द्वितीय की मौत हो चुकी थी और अब सुल्तान मुराद द्वितीय के 3 बेटे अहमद, अली और महमद तख्त के दावेदार थे, जिसमें से अहमद की अचानक मृत्यु हो गई और उसके दूसरे भाई महमद ने अली का कत्ल करवा दिया। तो अब महमद सल्तनत उस्मानिया का नया हुक्मरान था। सुल्तान महमद ने अपने पिता के ख्वाब को पूरा करने तथा कुस्तुनतुनिया को सल्तनत उस्मानिया की नई राजधानी बनाने के लिए इसके चारों तरफ घेरा डाल दिया। कुस्तुनतुनिया आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था, पर इसका शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 दिलेर और जाबाज योद्धा था, जो इस युद्ध में अंत तक लड़ता रहा। हालांकि इस युद्ध में कॉन्स्टेंटाइन 11 हार जाता है और इस किले पर उस्मानियों ने अपना अधिकार जमा दिया। उस्मानियों को कुस्तुनतुनिया पर फतह हासिल करने में लोहे के चने चबाने पड़ गए। इस जंग में कई हजार उस्मानियों की जानें चली गईं। कुस्तुनतुनिया पर मुसलमानों का अधिकार होने के बाद कई हजार ईसाई कुस्तुनतुनिया छोड़कर यूरोप जाने लगे। तो सुल्तान महमद ने उन्हें यहीं रुकने और जागीर देने का वादा भी किया। 60 सदियों से कुस्तुनतुनिया फतह करना उस्मानियों के लिए एक ख्वाब था। उस ख्वाब को 21 साल के सुल्तान महमद ने हकीकत में बदल दिया। शाम के वक्त सुल्तान महमद शहर में दाखिल होता है और हेगा सूफिया चर्च पहुंचता है। सुल्तान महमद ने चर्च की मिट्टी को हाथों में लेकर अपनी पगड़ी में बांध लिया और इस चर्च को मस्जिद बनाने का ऐलान करता है। सुल्तान ने इसका नाम हेगा सूफिया से बदलकर आयत सूफिया कर दिया और इस शहर का नाम इस्तांबुल रख देता है। इस शहर को उस्मानिया सल्तनत की नई राजधानी घोषित कर देता है। इसी के साथ कुस्तुनतुनिया की कॉलोनी ग्लाटा, जो दरिया के उस पार थी, उसने खुद ही सरेंडर कर दिया। इस तरह ये सारा इलाका उस्मानिया सल्तनत की राजधानी इस्तांबुल में शामिल हो गया। 1481 में सुल्तान महमद का इंतकाल हो गया और उसका बेटा बायजीद सानी सल्तनत उस्मानिया का नया सुल्तान बना। लेकिन बायजीद सानी एक कमजोर बादशाह साबित हुआ। जब उसके भाई शहजादा जिम ने तख्त पर बैठने के लिए बगावत की तो बायजीद सानी इसे गिरफ्तार करने में नाकाम रहा और शहजादा जिम सल्तनत उस्मानिया छोड़कर राहोट्स में सलीबी नाइट्स के यहाँ पनाह ले ली। बाद में बायजीद सानी ने सलीबियों को रिश्वत देकर शहजादा जिम का कत्ल करवा दिया। इधर तुर्क सल्तनत के साथ ईरान की सफवीद सल्तनत भी मजबूत हो गई थी। बायजीद सानी की लापरवाही की वजह से सल्तनत उस्मानिया के कुछ इलाके उनसे छिन गए। बाद में जेनेसरीज ने इन इलाकों के बागियों को कुचलकर इसे फिर से सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना दिया। जेनेसरीज ने सोचा कि आगे ऐसी बगावत न हो, इसके लिए तख्त पर एक मजबूत सुल्तान का होना जरूरी है और उन्होंने सुल्तान बायजीद सानी के खिलाफ बगावत कर तख्त पर उसके बेटे सलीम याऊस को बैठा दिया। 24 अप्रैल 1512 को सलीम याऊस सुल्तान सलीम अव्वल के नाम से सल्तनत उस्मानिया का नया सुल्तान बना। 1512 में ही बीमार बायजीद सानी की मौत हो गई। सलीम याऊस ने सुल्तान बनते ही अपने 2 भाइयों और 5 भतीजों का कत्ल करवा दिया। सल्तनत उस्मानिया से बगावत करने वाले 40,000 ईरानी हामियों का भी कत्ल करवा दिया। ईरान की सफवीद सल्तनत को उस्मानियों का लोहा मनवाने के लिए 1514 ईस्वी में सुल्तान सलीम 1.5 लाख फौज के साथ ईरान के इलाके जलतरान पहुंच गया, जहां उसने सफवीद सल्तनत के बादशाह शाह इस्माइल को बुरी तरह मात दिया।
اس میں 25,000 صفوی فوج کی جانیں چلی گئیں، پر شاہ اسماعیل بچ کر بھاگ گیا۔ ایران کی ویران اور بنجر وادیوں میں عثمانی فوج بے حال ہو گئی اور وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھی، بلکہ واپس جانا چاہتے تھے۔ اس لیے سلطان اپنی فوج کو واپس عثمانی سلطنت لے آیا۔ یہاں اسے مصر کے سرداروں کے دوارا بھیجے گئے کچھ خط ملے، جس میں اسے مصر پر حملہ کرنے کی دعوت ملی، جسے پڑھ کر سلطان بہت خوش ہوا۔ مصر پر اس وقت مملوک سلطنت کے سلطان کنسووا غوری کی حکومت تھی۔ مملوک سلطنت مکہ، مدینہ، شام اور افریقہ کے کچھ حصوں پر پھیلی تھی۔ سلطان کنسووا غوری بوڑھا ہو چکا تھا، جس سے مملوک سلطنت کمزور ہو گئی تھی۔ مملوک سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے حلب کے گورنر خیر بے نے بھی سلطان سلیم کو خط لکھا۔ سلطان تو پہلے سے ہی خلافت پر نظریں جمائے بیٹھا تھا اور ان خطوں کو پڑھنے کے بعد سلطان اب ایران کے بجائے مملوک سلطنت کو پانا چاہتا تھا۔ لیکن مصر کے خلاف جنگ شروع کرنے میں ایک بڑا مذہبی مسئلہ تھا، وہ یہ کہ ترکوں میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کو جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے سلطان نے علماء سے فتویٰ جاری کروا کر مملوک سلطنت کے خلاف جنگ کو جائز ٹھہرا دیا۔ تو اب سلطان سلیم اپنی فوج لے کر جنگ کے لیے مصر کی اور روانہ ہوا۔ شام کے شہر حلب کے نرواج علاقے میں مملوک اور عثمانیوں کے بیچ جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ میں مملوک فوج عثمانیوں کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹک سکی۔ سلطان کنسووا غوری بھی اس جنگ میں مارا جاتا ہے۔ اب شام پر عثمانیوں کا ادھیکار ہو گیا۔ شام کے بعد دمشق کے گورنر نے لڑائی کے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد سلطان مصر میں داخل ہوتا ہے اور یہاں قاہرہ شہر میں مملوکوں کے نئے سلطان تومان بے اور عثمانیوں کے بیچ ایک اور جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ میں عثمانیوں نے سلطان تومان بے سہت 50,000 شہریوں کے خون سے قاہرہ شہر کی سرزمین کو لال کر دیا۔ اس جنگ کے بعد عثمانی سلطنت شام، مصر، مکہ اور مدینہ تک پھیل چکی تھی۔ مملوک سلطنت پر قبضے کے بعد عثمانی سلطنت اب دوگنی ہو چکی تھی اور سلطان سلیم یاؤس اب صرف سلطان نہیں تھا بلکہ خلیفہ سلیم یاؤس بن چکا تھا۔ سلطان سلیم یاؤس سے لے کر آنے والے سبھی عثمانی سلطان خلیفہ کہلانے لگے، لیکن ان کی راجدھانی استنبول ہی تھی۔ اس جنگ کے 3 سال بعد 1520 میں خلیفہ سلیم یاؤس کا انتقال ہو گیا اور اب خلیفہ سلیم یاؤس کے بعد اس کا بیٹا سلیمان عثمانیہ سلطنت کا نیا خلیفہ بنتا ہے۔ خلیفہ سلیمان کے سمے سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد ایک دوسری قوم سے عثمانیوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کیسے 7,000 کی فوج نے عثمانیوں کے 1 لاکھ کے لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، جہاں سے عثمانی سلطنت کا پتن بھی شروع ہو گیا، یہ سب دیکھیں گے آن لائن ایجوکیشن ایرا کے آٹومن امپائر سیریز پارٹ 3 میں۔ دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کا اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔